नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम BPSC 104 का चैप्टर 3 भारत में दलीय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड करा है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 उसे आप बिल्कुल पढ़ लीजिए। चैप्टर 3 बिल्कुल ईजी है, मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से और जो मैं समझाऊंगा आपको वही लिखकर एग्ज़ाम में आना है। आपको अधिक टेंशन नहीं लेना है, बॉदर नहीं होना है। मेरी वीडियो को ध्यान से 2 बार देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बिना किसी देरी के आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर भारत में दलीय प्रणाली। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप ये जान गए होंगे कि भारत में 3 जो है दलीय प्रणाली का सिस्टम है। पहला है एकल दलीय प्रणाली, मैंने आपको पढ़ाया है एकल दलीय में क्या होता है। द्विदलीय प्रणाली के बारे में भी मैंने आपको बताया है और बहुदलीय प्रणाली के बारे में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक दलीय प्रणाली में क्या होता है कि ऐसा देश जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकल दलीय व्यवस्था। वहाँ पर उसका कोई विपक्ष नहीं होता, यानी संसद भवन में जो है भारत में क्या है, भाजपा जो पक्ष की पार्टी है, सत्ता में भाजपा है और उसके विपक्ष में बहुत सारी पार्टियां हैं जो नरेंद्र मोदी के विरोध में, भाजपा के विरोध में, सरकार के विरोध में बात करती है। किसान लोग इतने आंदोलन करते हैं, इतने लोग बहुत सारे आंदोलन करते हैं। कुछ दिन पहले पहलवानों का आंदोलन हो रहा था, वहाँ कांग्रेस का समर्थन था। ये द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय प्रणाली में ये होता है। लेकिन वैसा देश जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी है वहाँ पर कोई उस पार्टी का विरोध कैसे करेगा। वहाँ पर तो कोई दूसरा पार्टी है ही नहीं जो चुनाव लड़ सकती है। उदाहरण के तौर पर चाइना को हम ले सकते हैं। चाइना में क्या है, चीन में एक दलीय व्यवस्था है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का सत्ता है, एक ही पार्टी का राज है। रशिया को ले सकते हैं, रशिया में भी एक ही पार्टी का राज है। नॉर्थ कोरिया में भी जो है किम जोंग उन जो है उनके पास भी उनके देश में भी एक ही पार्टी का राज है। और ऐसे देश जो है ना, ऐसे देशों को हम तानाशाही देश कहते हैं, वामपंथ देश कहते हैं, कम्युनिस्ट कंट्री कहते हैं। जहाँ पर एक दलीय प्रणाली है वहाँ पर आपको एक ही पार्टी मिलेगा। अब बात करेंगे द्विदलीय प्रणाली, यह भी मैंने आपको पहले बताया है। द्विदलीय प्रणाली वैसा प्रणाली है, वैसा देश जहाँ पर 2 महत्वपूर्ण पार्टियाँ होती है। पार्टी तो 3-4 हो सकती है, लेकिन वो 3-4 जो और पार्टी है ना, वो सरकार कभी बना नहीं पाती। सरकार मुख्यतः 2 ही पार्टी बनाती है, कभी ये पार्टी तो कभी वो पार्टी। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 पार्टी है, ठीक है। संयुक्त राज्य पार्टी में क्या है, एक पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरा है रिपब्लिकन पार्टी। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में भी 2 पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी। और भी पार्टियां हैं लेकिन सरकार बना ही नहीं पाती तो उन्हें गिनती में ही उनको नहीं लेते हैं। अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या होता है, किसी साल डेमोक्रेटिक की सरकार रहती है तो किसी टर्म में रिपब्लिकन की सरकार रहती है। अब ब्रिटेन की बात करें तो कभी लेबर पार्टी की सरकार बनती है तो कभी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनती है, यानी 2 दल ही सत्ता में रहते हैं। और एक दलीय में एक ही दल लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं, वर्षों से। जो चीन में है, जो रशिया में, चीन में काफ़ी सालों से एक ही शी जिनपिंग ही राष्ट्रपति है, रशिया में व्लादिमीर पुतिन ही राष्ट्रपति है, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन राष्ट्रपति है। अब बात करेंगे बहुदलीय प्रणाली के बारे में। देखिए, बहुदलीय प्रणाली का मतलब होता है कि जहाँ पर एक से अधिक पार्टियाँ हो, 2 तो रहेंगी, 2 से अधिक पार्टियाँ रहेंगी। गठबंधन की सरकारें बनेंगी, क्योंकि एक पार्टी को बहुमत कभी मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। भाजपा को भी बहुमत प्राप्त है तो भाजपा की अकेले की सरकार है, लेकिन उसमें भी NDA में बहुत सारे दल शामिल हैं, लोजपा है, आजसू है और भी छोटे मोटे दल हैं। कांग्रेस ने भी जो है मिलजुल कर ही सरकार बनाई थी इससे पहले। 2009 की बात करें तो बहुदलीय प्रणाली मतलब एक दल नहीं है, बहुत सारे दल हैं। कितने दल हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, NCP है, TMC है, DMK है, AIDMK है, TDP है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, अपना दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आम आदमी पार्टी है। इतने दल हैं दोस्तों, आप गिनते गिनते थक जाओगे। तो ऐसा देश जहाँ पर 2 से अधिक दल होते हैं, उन दलों में क्या होता है कि सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहता है। कभी ये पार्टी आएगी, कभी वो पार्टी आएगी। एक ही पार्टी को बहुमत मिलेगा या नहीं, इस पर कुछ कह नहीं सकते। भाजपा की सरकार बनी थी तो जब सरकार बनी थी भाजपा की, अटल बिहारी वाजपेयी की, तो गठबंधन से बनी थी। 1977 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तभी गठबंधन की सरकार थी। और गठबंधन की सरकार होने के कारण ही जो है ना, उनकी सरकार 17 महीने में चली गई। दूसरे छोटे मोटे दलों ने अपना जो समर्थन है वो वापस ले लिया। बहुदलीय प्रणाली में होता क्या है कि सरकार जो होती है कभी स्थिर होती है, बहुमत आ गया तो स्थिर होगा,
भाजपा की सरकार क्या है? स्थिर सरकार है। क्यों? क्योंकि भाजपा को खुद बहुमत प्राप्त है, उसे किसी दल की आवश्यकता नहीं है। और एक होता है अस्थिर। अस्थिर मतलब गठबंधन की सरकार। बिहार में क्या हुआ? पहले नीतीश कुमार भाजपा से मिला, सरकार बनाया, फिर भाजपा से हट गया, फिर आपका इससे मिला, आरजेडी से मिला, फिर सरकार बनाया। तो ये क्या है? गठबंधन की सरकार क्या होती है? अस्थिर की सरकार होती है। शिवसेना में क्या हुआ? शिवसेना का क्या हुआ? महाराष्ट्र में पहले महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाई, उद्धव ठाकरे सीएम बने। बाद में सब टूट गया, शिवसेना दो भागों में बंट गई और शिवसेना मिल गई किसके साथ? भाजपा के साथ। शिंदे जी की सरकार बन गई। यानी गठबंधन की सरकार हमेशा अस्थिर सरकार होती है और जो बहुमत जिस सरकार को मिलता है ना, वो स्थिर सरकार होती है। अब हम पढ़ेंगे भारत में दलीय प्रणाली के विभिन्न चरण, उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व का युग। देखिए, एक दलीय और बहुदलीय। देखिए, कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। जब भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ 1952 में, तब पार्टी तो बहुत सारे थी, लेकिन 99% देश में कब्जा किसका था? कांग्रेस का था। क्योंकि लोग कांग्रेस को जानते थे, कांग्रेस की छवि अच्छी थी, लोगों के मन में ये भाव था कि कांग्रेस ने हमें स्वतंत्रता दिलवाया है। कांग्रेस में बड़े बड़े लीडर थे, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये सब बड़े बड़े गद्दावर नेता होते थे, लाल बहादुर शास्त्री। इनके कारण कांग्रेस को वोट मिलता था। यानी कांग्रेस का लगातार 1952 से लेकर 1967 तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही। नेहरू जी और शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने रहे। शास्त्री जी 2 साल के लिए बने, लेकिन नेहरू जी जो है काफ़ी दिनों तक देश में शासन चलाया। 1964 यानी 1952 से लेकर 1964 तक जो है नेहरू की सरकार रही, नेहरू प्रधानमंत्री रहे। यानी एक युग था, यानी एकल दलीय व्यवस्था उस टाइम हुआ करता था। संविधान में नहीं मेंशन था। संविधान में क्या था? भारत लोकतांत्रिक देश है, किसी को भी कोई भी दल बनाने का अधिकार है। आप कोई भी दल बना के कांग्रेस के खिलाफ उस समय भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उस समय लोग उतना जागरूक नहीं थे, लोगों के पास उतना साधन नहीं था, उस तरह का एजुकेशन नहीं था कि कोई पार्टी बनाए। कांग्रेस में ही बड़े बड़े लोग थे और कांग्रेस तो सत्ता के लिए बनी ही नहीं थी। कांग्रेस तो बनी थी देश को आज़ादी दिलवाने के लिए। कांग्रेस बनी थी किस चीज़ के लिए? अंग्रेज़ों को देश से भगाने के लिए। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ देश छोड़कर चले गए, भारत का संविधान बना, चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, कांग्रेस चुनाव के मैदान में उतर गए चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए उसका टक्कर पे कोई नहीं था। उसके टक्कर में पार्टियाँ तो छोटी मोटी थी, लेकिन उन पार्टियों का में इतना दम नहीं था, उन पार्टियों में इतनी शक्ति नहीं थी, इतना ताकत नहीं था, इतना पैसा समर्थन नहीं था कि वो कांग्रेस को टक्कर दे पाए। यानी लगातार 1952 से लेकर 1967 तक जो है एकल दलीय प्रणाली भारत में चलती रही। उसके बाद टाइम बदला, कुछ राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर एक गैर कांग्रेसी गठबंधन का निर्माण किया कांग्रेस को हराने के लिए, और कांग्रेस 1967 में 8 राज्यों में हार गई। उसके बाद देश में इमरजेंसी लगा 1975 में। इससे क्या हुआ? इससे जो है जनता के मन में एक रोष, एक डर उत्पन्न हुआ कि कांग्रेस को वोट देंगे तो कांग्रेस फिर से आपातकाल लगा देगी, हमें जेल में डाल देगी। आपातकाल में लोगों के का जो अधिकार है, मूलभूत अधिकार, मूल अधिकार, वो सभी छीन लिए गए थे। उसके बाद 1977 में जब इलेक्शन करवाया गया तो कांग्रेस की बुरी हार हुई और कांग्रेस का पतन जो है 1967 से ही शुरू हो गया था। सत्ता में तो कांग्रेस आ रही थी, लेकिन उन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ रहा था। कांग्रेस पहले 1952 में, 57 में, 62 में लोकसभा में जीत प्राप्त किया, विधानसभा के सभी राज्यों में जीत प्राप्त की, लेकिन जो है उन्हें बाद में टक्कर मिलना शुरू हो गया, उन्हें बाद में कंपटीशन देना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे कांग्रेस कमज़ोर हुआ। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस कमज़ोर हो गई, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस कमज़ोर हो गई और नए नए दल आए। जनसंघ पहले जनता पार्टी बनी, फिर जनता पार्टी से भाजपा बनी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम बने, देश मजबूत हुआ, परमाणु शक्ति संपन्न बना, पोखरण में टेस्ट हुआ था पहले। तो ये सब कांग्रेस का उतार चढ़ाव का बात रहा। उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस ने भी जो है ना अपना एक गठबंधन बनाया। जिस तरह भाजपा ने क्या बनाया था? एनडीए, तो उसी प्रकार कांग्रेस ने क्या बनाया था? यूपीए। मैंने कल ही ये सब बातें आपको बताई थी। अब बात करेंगे कांग्रेसी प्रणाली का पतन और गैर कांग्रेसी तत्वों का उदय। देखिए, किसी भी लोकतंत्रात्मक देश में होता क्या है कि जनता जो है ना, उनके पास चुनाव करने का विकल्प का एक साधन रहता है, विकल्प रहता है कि हम किसी को भी चुन सकते हैं। और हमारे मन और मस्तिष्क में एक बात ये घर कर लिया है कि एक पार्टी अगर अधिक दिन तक रहेगी तो क्या बढ़ेगा? जो अशांति बढ़ेगी, ठीक है,
लोगों के मन में एक डर का माहौल होगा कि अब 15 साल से यही पार्टी की सरकार है, मनमानी करेगी वो पार्टी ये समझ जाएगी कि जो है हमें कोई हराने नहीं वाला, जो मन में आएगा पार्टी वही करेगी, अनाप शनाप नियम लाएंगे सत्ता के लिए। तो क्या हुआ, 1967 में जब गैर कांग्रेसी गठबंधन का निर्माण हुआ और कांग्रेस 8 राज्यों में हार गई, तो वहीं से जो है ना कांग्रेस का हार स्टार्ट हो गया, वहीं से कांग्रेस का पतन शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद तमिलनाडु में क्या हुआ, तमिल आंदोलन शुरू हुआ, डीएमके बना, डीएमके ने कांग्रेस को हरा दिया। उसके बाद डीएमके को किसने हराया, एआईडीएमके ने हराया। यानी कांग्रेस को टक्कर देने के लिए कई सारे संघर्ष चलते रहे, कई सारे दल अस्तित्व में आ गए। इंदिरा गांधी की टाइम की बात करें तो इंदिरा गांधी के शासन के दौरान 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन और सन 1975-1977 में आपातकाल लगने से कांग्रेस का पतन हो गया। जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी की घोर विरोधी थी, ठीक है। इंदिरा गांधी का विरोध कौन करते थे, जयप्रकाश नारायण। ऐसा छात्र आंदोलन हुआ कि कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया। 1977 में हुए 5 दलों के आम चुनाव में कांग्रेस की हार हो गई, कांग्रेस चुनाव हार गया। उसके बाद दोस्तों जो है इंदिरा गांधी के नाम पर तो कलंक लग गया कि इंदिरा गांधी ने जो है आपातकाल लगाया, वो चुनाव हार गई। अब बात करते हैं राजीव गांधी की, तो बोफोर्स घोटाला जो हुआ था उस पर राजीव गांधी का नाम आया, उससे क्या कांग्रेस कमज़ोर हुई। बात करें 1989 की, तो कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, कांग्रेस हार गई और जनता दल के नेतृत्व वाला गठबंधन को सरकार राष्ट्रीय मोर्चा गठित करके सरकार के जो बना वो था वीपी सिंह। वीपी सिंह क्या बने, प्रधानमंत्री बने। किसकी सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस हार गई थी। यानी कांग्रेस का जो पतन है ना वो लगभग 1967 से ही शुरू हो चुका था। 1967 में चुनाव हारना, 8 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हार गया। 1977 में जो है लोकसभा का चुनाव कांग्रेस हार गई। 1989 का चुनाव हार गया। यानी कांग्रेस को संघर्ष मिलता रहा 1967 के बाद से, और कांग्रेस का पतन शुरू हो गया। और जैसे ही कांग्रेस का पतन शुरू हुआ, नए नए दल अस्तित्व में आए। समाजवादी पार्टी आई, बहुजन समाजवादी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी आई, टीएमसी अलग हुआ, कांग्रेस 2 भागों में टूटा, कांग्रेस कई भागों में टूटा। शरद पवार ने कांग्रेस से तोड़कर जो है एनसीपी बनाई, कांग्रेस कमज़ोर हुआ। तृणमूल कांग्रेस जो है ममता बनर्जी, वो भी कांग्रेस में 26 सालों से थी, वो भी कांग्रेस से टूटकर अलग हो गई। कांग्रेस क्या होता गया, कांग्रेस धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। अब हम बात करेंगे गठबंधन दलीय व्यवस्था का उदय कि आखिर गठबंधन जो व्यवस्था है, गठबंधन का देखिए, गठबंधन का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक पार्टी, 1 या 1 से अधिक पार्टी मिलकर जब सरकार बनाती है ना, तब हम उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। अब मैं आपको गठबंधन सरकार का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बिहार में जो भी सरकार है वो गठबंधन की सरकार है। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, ये तीनों मिलकर जो है सरकार चला रही है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना का जो शिंदे गुट के जो शिवसेना के एमएलए हैं वो सब मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो वो क्या है, गठबंधन का वो एक उदाहरण है। अब बात करें बिना गठबंधन की, अरविंद केजरीवाल का जो सरकार दिल्ली में है, पंजाब में है, वो क्या है, बहुमत की सरकार है, वहाँ गठबंधन बिल्कुल नहीं है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों मिलकर सरकार चला रही है, वो गठबंधन का जो है वो उदाहरण है। जब किसी एक पार्टी को वोट नहीं मिलता है, बहुमत नहीं मिलता है, अब मान लीजिए भारत में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, बहुमत सिद्ध करने के लिए आपको 282 सीट लाना पड़ेगा। अगर आप 282 सीट या उससे अधिक सीट नहीं लाते हैं तो सरकार आप नहीं बना पाएंगे। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, सपोज दैट भाजपा को अभी 270 सीट मिले हैं, अब सरकार बनाने के लिए उसे 12 सीट चाहिए, तो वो क्या करेगा, छोटे मोटे दलों को अपने साथ वो मिलाएगा। क्यों मिलाएगा, वो चाहेगा कि मैं अपना बहुमत पेश करूं, बहुमत साबित करूं। तो भाजपा जब किसी और पार्टी को लेकर सरकार बनाएगी तो क्या, कौन सी सरकार कहलाएगी, गठबंधन की सरकार कहलाएगी, ठीक है। लेकिन भाजपा भी क्या है, भाजपा भी बहुमत में है, तो वो बहुमत की सरकार कहलाएगी। भाजपा के पास खुद 282 MP हैं, सांसद हैं, तो वो स्थिति क्या कहलाएगी, बहुमत सरकार कहलाएगी। लेकिन जब एक या एक से अधिक पार्टी जब मिलकर सरकार बनाती है, 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर जब सरकार का निर्माण करती है, सत्ता में आती है, तो वो गठबंधन की सरकार कहलाती है। 1996 में गैर भाजपा पार्टियों ने 13 राजनैतिक दलों ने संयुक्त मोर्चा के नाम से एक गठबंधन बना लिया। इस गठबंधन में जनता दल, समाजवादी दल, द्रविड़ मुन्ने कजम, तेलंजन, असम गण परिषद और वामपंथी पार्टियों को सम्मिलित किया गया। संयुक्त मोर्चे ने HD देवगौड़ा
1996 में तथा इंद्र कुमार गुजराल 1997-98 में प्रधानमंत्री बने। यानी भारत में जो पहली बार गठबंधन की सरकार बनी वो 1996 में बनी। 1997 और 1998 1997 और 98 में कौन रहे? इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री रहे। 1996 की बात करें तो HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे, और ये जो प्रधानमंत्री बने थे यह गठबंधन की सरकार से बने थे। इसी प्रकार 1999 में गठबंधन के सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाई, यानी NDA। 1989, 90, 91, 96, 1998, 99, 2004, 2009 और 2014 में गठित सरकारों में कई दल शामिल थे। यानी इन सालों में, इन वर्षों में जो सरकारें बनी देश में, जो प्रधानमंत्री बने वो गठबंधन से बने थे। कांग्रेस का एक समूह जिसका नाम था UPA और बीजेपी का एक समूह जिसका नाम था NDA, इन नामों से उन लोगों को जाना जाने लगा। NDA में कई पार्टियां शामिल है भाजपा के साथ, भाजपा वहाँ सबसे बड़ी पार्टी है। UPA की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? कांग्रेस है। UPA में कांग्रेस के साथ कई छोटे मोटे दल शामिल है। जब 2004 से 9 के बीच और 9 से 14 के बीच में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, उस ड्यूरिंग जब मनमोहन सिंह क्या थे? देश के प्रधानमंत्री थे। उस दौरान देश में गठबंधन की सरकार थी, देश में UPA की सरकार थी। अब बात करें भाजपा की तो साल 2014-2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, 2 बार लगातार नरेंद्र मोदी क्या बने? देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय देश में गठबंधन की सरकार तो थी, सरकार NDA की थी, क्योंकि भाजपा के साथ छोटे मोटे दल भी शामिल थे, मैंने पहले ही आपको कहा है। लेकिन भाजपा को अकेले बहुमत हासिल था। भाजपा ने अकेले 282 से अधिक सीटें लाई थी। 303 सीटें भाजपा को 2019 में आई थी। 285 सीट जो है भाजपा को 2014 में आई थी। तो भाजपा को गठबंधन की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन ऐसा एग्रीमेंट हो चुका था NDA में कि सभी दलों को सामने आपस में लेना पड़ा। यानी गठबंधन की सरकार की शुरुआत कब से हुई थी आप जान गए, कब कब देश में गठबंधन की सरकार बनी आप जान गए। आज भी देश में गठबंधन की ही सरकार है, लेकिन स्थिर सरकार है, क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा उसे बहुमत हासिल है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से कोई नहीं हटा सकता जब तक वो खुद से हार ना जाए, जब तक भाजपा हार ना जाए। क्यों? क्योंकि भाजपा को बहुमत हासिल है। देखिए फिर से इस चीज़ को आप समझिए, कांग्रेस ने एक गठबंधन बनाया, उसका नाम रखा UPA। ठीक है, क्यों बनाया? कांग्रेस ये देखा कि कल अगर मैं बहुमत नहीं ला पाता हूँ तो अपने जो UPA यानी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और उसके साथ में छोटी मोटी पार्टियाँ हैं, सबके साथ मिलकर मैं UPA की सरकार बनाऊंगी। कांग्रेस तो मेन रहेगी उसमें, कांग्रेस ही मेन रहेगा उस पार्टी में, उस दल में। तो उसी प्रकार भाजपा ने भी क्या किया? UPA को टक्कर देने के लिए NDA बनाया। यानी भाजपा ने भी सोचा कि कल अगर मुझे बहुमत न मिले तो मैं अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाऊंगा, उसे कहते हैं NDA। भाजपा ने क्या बनाया? NDA। कांग्रेस ने क्या बनाया? UPA। इसलिए न्यूज़ में देखते होंगे, कहते होंगे जो एंकर होते न्यूज़ के, वो कहते हैं कि UPA की सरकार थी, NDA की सरकार थी। तो UPA क्या? UPA कोई पार्टी नहीं है। UPA एक संगठन है जो कई सारी पार्टियों को मिलकर बनाई गई है। किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। उसमें मेन पार्टी कौन है? कांग्रेस है। भाजपा ने भी एक संगठन बनाया NDA। NDA कोई पार्टी नहीं है, NDA एक संगठन है जो कई सारी पार्टियों से मिलकर बनी है। उम्मीद है ये आप समझ में आपको आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर भारत में दलीय प्रणाली होता है ख़त्म। इस चैप्टर को पढ़ के आप जाओ। इस चैप्टर बहुत ही आसान है, इसमें आप लिख दोगे। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल रहेगा, आप ये लिख कर ले लीजिए। ये 3 यूनिट जो मैंने पढ़ाया है, इन 3 यूनिट से आप अच्छा खासा लिख दोगे। आपको यूट्यूब में कहीं भी और से कोई भी कंटेंट मिले आप उसे पढ़ के जाओ। मैं अधिक वीडियो नहीं बना पाया हूँ इस बुक की, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, वीडियो में कमेंट जरूर करें। नमस्कार।